दो लोग रह रहे हैं एक रूम में, कौन 4,000 का सिलेंडर ले लेगा? आप बताओ, ले लेगा कोई? काम ही नहीं है, ठप पड़ा हुआ है। भाई वही देख सकते हैं कि 3 टाइम का खाना खा रहे तो 2 टाइम खा ले। अब गैस के इंतजार में रहेंगे तो बाल बच्चा भूखा मर जाएगा सर। गैस की वजह से ड्यूटी भी नहीं जाते, बताइए तब। आज हम एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद आपने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। जब अखबार की सुर्खियां कह रही है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जब टीवी पर हर रात एंकर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, जब सरकार के मंत्री गर्व से सीना फुलाकर कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तब उसी भारत में एक बाप अपने बच्चे की फीस भरने के लिए कहीं ना कहीं किसी महाजन के दरवाजे पर खड़ा है। एक नौजवान इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में लेकर चाय की दुकान पर बैठने पर मजबूर है और एक बुजुर्ग किसान अपनी जमीन बेचकर भी कर्ज चुका नहीं पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बीबीसी जैसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद मीडिया संस्थाओं में से एक ने हाल ही में भारत की जमीनी हकीकत को अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। और ये रिपोर्ट किसी पक्षी नेता ने नहीं लिखी, किसी विरोधी पत्रकार ने भी नहीं बनाई। ये वो आईना है जो दुनिया भारत को दिखा रही है, उसी भारत को जो ऊपर से चमत्कार दिखता है लेकिन भीतर से खोखला होता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खुद मोदी सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार सुरजीत भल्ला, जो कभी इसी सरकार की नीतियों के सबसे मुखर समर्थकों में से एक माने जाते थे, अब खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार राजनीतिक तौर पर तो जीत रही है लेकिन देश की आर्थिक बुनियाद कमजोर होती जा रही है। So we have to give up on the notion that the foreigner is dying to come and invest in India. जब सरकार का अपना सलाहकार ये कह रहा है तो इसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। एक तरफ यही सरकार पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चुनावी रणनीति में माहिर साबित होती है, जहां वोटों का हर गणित बड़ी सटीकता से बिठाया जाता है, लेकिन जब बात विदेश नीति की आती है, जब बात पड़ोसी देशों से रिश्तों की आती है, जब बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख बनाए रखने की आती है, तो यही सरकार कहीं पीछे, कहीं उलझी हुई, कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, उस भारत के आम आदमी को रोटी, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें के लिए संघर्ष करना क्यों पड़ रहा है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि बीजेपी सरकार जो कभी अजय लगती थी, वो अब किन मोर्चों पर कमजोर पड़ रही है और उसके सामने कौन से खतरे खड़े हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन किसके लिए? हाल ही में जब ये खबर आई कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है, तो सरकारी चैनलों पर जश्न का माहौल था। मंत्री माला पहन रहे थे, प्राइम टाइम पर ग्राफिक्स चमक रहे थे और सोशल मीडिया पर शक्तिशाली भारत के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस जश्न के पीछे जो सवाल दब गया वो ये था कि ये जीडीपी किसकी जेब में जा रही है। अर्थशास्त्र में एक बुनियादी फर्क होता है जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय के बीच। जीडीपी बताती है कि देश ने कुल कितना कमाया, पर कैपिटा इनकम बताती है कि उस कमाई से हर आम आदमी के हिस्से में कितना आया। और जब हम भारत की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। दुनिया के उन देशों की सूची में जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, भारत अभी भी उस भीड़ में खड़ा है। यानी देश अमीर तो हो रहा है लेकिन देश का आम आदमी नहीं। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ऊपर की 5 से 10% आबादी की संपत्ति तेजी से बढ़ी है, जबकि नीचे के 60 से 70% लोगों की वास्तविक आमदनी या तो रुकी हुई है या घटी है। चाहे वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, IMF के आंकड़े हो या RBI के अपने सर्वे, हर जगह एक ही बात दिखती है, असमानता की खाई चौड़ी हो रही है। जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो रेंग रहे हैं। बेरोजगारी एक ऐसी आग जो धीरे धीरे जला रही है। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान नौकरी की तलाश में बाजार में उतरते हैं। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि इनमें से अधिकतर को कोई संगठित रोजगार नहीं मिलता। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक शहरी बेरोजगारी दर लगातार चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो बेरोजगारी जो दिखती नहीं, जिसे हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इंजीनियरिंग पास करने वाला नौजवान स्विगी पर डिलीवरी कर रहा है, MBA की डिग्री लिए लड़के लड़की BPO में 12 घंटे काम कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के एक पद के लिए लाखों आवेदन आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में न सुरक्षा है, ना सम्मान, ना भविष्य। ये उस व्यवस्था की विफलता है जो वादे तो करती है लेकिन रोजगार नहीं। और जब एक पूरी पीढ़ी निराश हो जाती है, जब उनका सपना टूटता है, तो उसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता, वो मानसिक स्वास्थ्य संकट बनाता है,
वो सामाजिक तनाव बनाता है, वो परिवारों के टूटने की वजह बनाता है। और ये सब हो रहे हैं उस देश में जो खुद को युवा भारत कहता है। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ गाड़ी महंगी नहीं होती, उससे माल ढुलाई महंगी होती है, उससे सब्जी महंगी होती है, दाल महंगी होती है, आटा महंगा होता है। और जब ये सब एक साथ महंगा हो तो सबसे पहले उसकी मार पड़ती है उस परिवार पर जो महीने की तनख्वाह में गुजारा करता है। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीजों की महंगाई ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। जो परिवार पहले आराम से महीना निकाल लेते थे वो अब बचत से हाथ धो रहे हैं। जो बचत थी वो ईएमआई में जा रही है और जो ईएमआई है वो बढ़ती ब्याज दरों की वजह से और भारी होती जा रही है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलने का रास्ता आम आदमी को नजर नहीं आता। सुरजीत भल्ला कोई विपक्षी अर्थशास्त्री नहीं है, वो मोदी सरकार के प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद यानी PMEAC के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों का समर्थन किया है, उनकी सफाई दी है। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति खुलकर यह कहे कि मोदी सरकार राजनीतिक तौर पर जीत रही है लेकिन देश की आर्थिक बुनियाद कमजोर होती जा रही है तो इसे हल्के से नहीं लिया जा सकता। उसका कहना है कि निवेश उस रफ्तार से नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी निजी निवेश कमजोर है और FDI यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नकारात्मक दिशा में जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस स्तर पर नहीं पहुंचा जो मेक इन इंडिया के वादे में था। और सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक सुधार होने चाहिए थे वो राजनीतिक डर की वजह से रोके जा रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक सलाहकार का व्यक्तिगत मत नहीं है, ये उस व्यवस्था के भीतर से उठी आवाज है जो बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन भीतर से धड़क रही है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो है उसकी चुनावी रणनीति। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी कठिन राज्य, सत्ताधारी पार्टी के पास वोटों का गणित बिठाने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये चुनावी चालाकी काम नहीं आती। पाकिस्तानों से तनाव अपनी जगह है लेकिन चीन से रिश्ते कहां पहुंचे हैं? गलवान के बाद जो हुआ, जो जमीन, जो दबाव आज छुपी है वो आज भी एक अनुत्तरित सवाल है। बांग्लादेश में सरकार बदली तो भारत के रिश्ते वहां किस दिशा में जा रहे हैं? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एक एक करके पड़ोसी देशों में जो पैर जमाए थे वो खिसकते नजर आ रहे हैं। और जो कभी नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी वो अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है। दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की आवाज जरूर बुलंद हुई है, G20 की अध्यक्षता मिली, लेकिन जब असली कूटनीति की जरूरत पड़ती है, जब पड़ोस में आग लगती है, तब भारत की नीति अक्सर देर से आती है, अस्पष्ट होती है और नतीजे से खाली रहती है। बीजेपी का संकट अजय नहीं, सिर्फ अपराजित दिखने की कोशिश। 2014 में जब मोदी लहर आई थी तो लगा था कि एक नया युग शुरू हो रहा है। 2019 में उससे भी बड़ी जीत ने ये भ्रम और पक्का कर दिया। लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया बीजेपी अजय नहीं है। वो पूर्ण बहुमत से दूर रह गई और एनडीए के सहारे सरकार बनानी पड़ी। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, ये जनता का संदेश था। वो संदेश जो कह रहा था रोजगार चाहिए, महंगाई कम करो, किसानों की बात सुनो। और जब सहयोगी दलों का दबाव होता है, जब अपने ही सांसद असंतुष्ट होते हैं, जब विपक्ष एकजुट होने लगता है तो वो सरकार जो कभी ताकतवर दिखती थी वो दरअसल एक नाजुक संतुलन पर टिकी रहती है। अब बात करते हैं उस भारत की जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनता। वो भारत जो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बैठा है और सरकारी अस्पतालों में दवाई ना मिलने की वजह से झोला झाप डॉक्टर के पास जाता है। वो भारत जो राजस्थान की किसी ढाणी में पानी के लिए 5 किलोमीटर चलता है। वो भारत जो मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है लेकिन वहाँ शिक्षक ही नहीं है। ये भारत जीडीपी के आंकड़ों में दर्ज नहीं होता, शेयर बाजार के उछाल में नजर नहीं आता, लेकिन यही भारत असली भारत है। और जब तक इस भारत की तरक्की नहीं बदलती तब तक कोई भी जीडीपी का आंकड़ा सिर्फ एक संख्या है। क्या इसका कोई हल है? क्या ये सब बदल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए 3 बुनियादी बदलाव जरूरी है। पहला, शिक्षा और स्वास्थ्य में असली निवेश। भारत आज भी जीडीपी का बामुशिकल 3% शिक्षा पर और 2% के करीब स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि विकसित देश इससे कहीं ज्यादा खर्च करता है। जब तक देश का हर बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाएगा, हर परिवार को सस्ता और अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, तब तक विकास का दावा खोखला है। सरकार को विज्ञापन और इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च कम करके असली बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाना होगा। दूसरा, छोटे और मझोले उद्योगों को वास्तविक समर्थन। भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, लेकिन जीएसटी के जटिलताएं, बैंकों से कर्ज की मुश्किलें और बड़े कॉर्पोरेट्स के मुकाबले नीतिगत उपेक्षा, इन सब ने इस सेक्टर की कमर तोड़ दी है।
अगर सच में रोजगार चाहिए तो एमएसएमई को वो माहौल देना होगा जिसमें वो सांस ले सके, बढ़ सके। तीसरा, राजनीति से ऊपर उठकर कठिन फैसले लेने की इच्छा शक्ति। ये सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी भी। हर सुधार जो जरूरी है उसमें किसी न किसी का नुकसान होता है, लेकिन जब नेता सिर्फ अगले चुनाव के लिए सोचते हैं तो वो वही करते हैं जो वोट लाता है। जो देश के लिए जरूरी है वो नहीं। इस सोच को बदलना होगा और इसे बदलने की ताकत सिर्फ एक जागरूक नागरिक के पास ही है, यानी आपके पास। भारत रेंग रहा है लेकिन ये उसकी नियति नहीं है, ये उसकी मौजूदा हालत है जिसे बदला जा सकता है। लेकिन बदलाव के लिए पहले सच देखना होगा, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी रंगीन चश्मे के। और वो सच ये है, जीडीपी की रैंकिंग और आम आदमी की जिंदगी के बीच जो खाई है उसे पाटे बिना कोई भी विकास अधूरा है। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय असम।